नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के ऊपर, जिसमें कि हम यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आप लिखित परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन प्रोसेस का जो निर्धारण किया हुआ है, वो 3 चरणों में है। इन तीनों चरणों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन जो भी नए विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं या फिर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि इस भर्ती में आपको पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठना पड़ेगा, जिसमें कि आपके लिए 100 एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन पेपर होगा और 100 नंबर का होगा। कई बार विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस है वो अलग है या फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वाला ही सिलेबस है। तो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर देखेंगे तो कोई अलग से सिलेबस अभी तक नहीं बताया गया है। इसका मतलब है कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में भी अपने विषय को तैयार करके जाना पड़ेगा और हूबहू जो इसका सिलेबस है यूजीसी नेट का सिलेबस है। और हमने भी अलग अलग परीक्षाओं का जो भी आयोजन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया था, उसमें देखा तो स्क्रीनिंग टेस्ट में स्पेशली सब्जेक्ट से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर भी कई जगहों पर अलग-अलग तरीके की जानकारियां दी जाती रही हैं, खासतौर से जिस प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े हुए हैं, तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आने लगता है, परीक्षार्थियों के मन में दुविधा हो जाती है कि आखिरकार दोनों का सिलेबस अलग-अलग है या फिर एक ही है। तो जहाँ तक मेरा जो आकलन है वो ये है कि आपको अपने विषय की ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग का मतलब है कि शुरुआती दौर में जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे सभी लोग बैठेंगे। इसमें से 4 गुना क्वालिफाई कराए जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। तब जब आपको लिखित एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा। एक बार एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि हर जगह कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ेगा, और उस विद्यार्थी के दिलो दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। लेकिन सही बात यह है कि जो आपका पहला चरण है स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन जब आप 4 गुना में आ जाएंगे तो आपको लिखित एग्जाम देना पड़ेगा, हैंड राइटिंग के माध्यम से लिखना पड़ेगा। उसके लिए एक बुकलेट भी जारी किया जाएगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से, और हो सकता है कि शुरुआती पेज पर पूरा क्वेश्चन दे दिया जाए या फिर क्वेश्चन देकर कुछ जगह छोड़कर फिर नए क्वेश्चन को दिया जाए। यूजीसी नेट में भी ऐसे ही पहले हुआ करता था। तो ध्यान रखिए, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो लिखित एग्जाम होगा, 150 अंक का होगा। और जो हमने अलग अलग परीक्षाओं में देखा हुआ है कि 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं 10-10 नंबर के, या फिर 10 क्वेश्चन आ सकते हैं 15-15 नंबर के, इसी के आसपास में रहेगा। तो इसके लिए आपको बाकायदे अभ्यास करना पड़ेगा, लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें 2 गुने लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी कि उनको सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पूरे मार्क्स का 12.5% निर्धारित किया गया है। मोटे तौर पर आप देखेंगे तो इंटरव्यू आपका 20 नंबर के आसपास में हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़कर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन जब तक सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं समझेंगे आपका रास्ता क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, आप हमेशा दुविधा में रहेंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि हम कम पढ़ाएं आपको, कम इधर-उधर की बातें करें, लेकिन चीजें क्लियर हो। तो उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट्स आप क्लियर करके रख चुके होंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव मोड पर होगा, आपके सब्जेक्ट पर ही आधारित होगा। इसमें वो सभी लोग बैठेंगे जिन्होंने फॉर्म सही-सही भर लिया होगा। ठीक है। अब जो अगला चरण है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पर आधारित होगा। इसमें भी विषय का ही परीक्षण किया जाएगा, लेकिन लिखित मोड में किया जाएगा। ठीक है। इसमें 4 गुना लोग शामिल होंगे और फिर इसके बाद इंटरव्यू में 2 गुने लोग शामिल होंगे। अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू दोनों का नंबर जोड़ा जाएगा। तो जब नंबर जोड़े जाते हैं
तो परीक्षार्थियों के पाले में पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। वो जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे वो बढ़त बनाकर रख सकते हैं। इसमें आप किसी की सिफ़ारिश या किसी के गॉडफ़ादर की खोज नहीं करनी पड़ेगी। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आप सेलेक्ट होने के चांस में रहेंगे। ठीक है? तो मेरे मन में आया कि आपकी तैयारी तो चल रही होगी ऑब्जेक्टिव वाली, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पूरा विस्तार से पढ़ाया हुआ है। सब्जेक्टिव तौर पर और प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी हमने पूरी चर्चा की है। तो आप अपने अंदर की भूख जगाइए, ठीक है? और उन वीडियोज़ का लाभ उठाइए और आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपके साथ बने रहने के लिए हमने यूनिट 7 के अंतर्गत हिंदी कहानी पर चर्चा करनी शुरू कर दी है और इसलिए हमने कहानी को उठाया है कि आपका मन लगे, आप इस तैयारी में अपने को मेंटली तैयार करें, ठीक है? अब बाकी धीरे-धीरे सभी यूनिट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये उम्मीद रख लीजिए कि एग्ज़ाम के पहले-पहले आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, करना आपको है। आप चाहे भले कोर्स खरीद लें, इधर-उधर के कोर्स ले लें, लेकिन लेने के बाद भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो हम बात आपको बता रहे हैं, वो दिल से बता रहे हैं और एक मेहनती परीक्षार्थी और शिक्षक के तौर पर हम बता रहे हैं कि अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है? अब यूनिट 1 के अंतर्गत हम बताएँगे कि 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स को आप तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं वो 10 क्वेश्चन कौन है। पहला सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, आरंभिक हिंदी और पुरानी हिंदी को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल है, मध्यकाल में ब्रज बोली से भाषा कैसे बनी? स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मानक हिंदी के विकास को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के वैशिष्ट्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये पांचों प्रश्न आप देख रहे हैं। आप जब यूनिट 1 को देखेंगे और आपके पास सिलेबस होगा भी, तो ये सभी प्रश्न उस सिलेबस में मिल रहे होंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आरंभिक हिंदी और पुरानी हिंदी को कैसे स्पष्ट करना है। तो शुरुआत में थोड़ा-सा आपको आर्य भाषाओं को बताते हुए, खास तौर से आधुनिक आर्य भाषाओं पर चर्चा करते हुए हिंदी के ऊपर बात करना है। फिर अपभ्रंश पर थोड़ा-सा विचार करते हुए, जो कि आरंभिक हिंदी का रूप है, फिर पुरानी हिंदी जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि का जिक्र करते हुए पूरी अपनी बात को रखना है। इसके ऊपर मैं आंसर भी लिखवाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले प्रश्नों को डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये प्रश्न बैठ जाए कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? दूसरा प्रश्न है कि मध्यकाल में, यानी कि आप देखेंगे अगर हिंदी साहित्य का इतिहास के दृष्टिकोण से या फिर भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें, तो मध्यकाल में 2 बोलियाँ काफ़ी फेमस रही हैं, ब्रज, अवधी, और इसी समय खड़ी बोली का भी धीरे-धीरे प्रयोग शुरू हो गया था। तो यहाँ पर कहा गया कि अवधी को बोली के रूप में देखा गया, खड़ी बोली में बोली शब्द लगा हुआ ही है, लेकिन ब्रज एक ऐसी बोली थी उस ज़माने में जिसमें भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसको स्पष्ट करना है कि क्यों भाषा बनी। तो पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बोली और भाषा में अंतर क्या है और कब कोई बोली भाषा के रूप में बन जाती है। आज देखेंगे आप कि जिस खड़ी बोली को शुरुआती दौर में बोली के रूप में देखा जा रहा था, आज वही हिंदी के रूप में है। समय बदलने के बाद खड़ी बोली खुद एक भाषा के रूप में चारों तरफ व्याप्त है और ब्रज में भले भाषा लगा हुआ है, लेकिन ये एक खास क्षेत्र में ही सिमट कर रह गई है। मैं थोड़ा-थोड़ा क्लू आपको दे रहा हूँ, लेकिन आंसर मैं ज़रूर इसके ऊपर लिखवाऊँगा या फिर बताऊँगा आपको कैसे लिखना है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ आपको दे दूँगा, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा, आपको भी उधर से करना पड़ेगा। दोनों लोग मिलेंगे तभी काम हो पाएगा, ठीक है ना? अब है मानक हिंदी के विकास को स्पष्ट कीजिए। अब मानक हिंदी यानी जो परिनिष्ठित हिंदी है, उसका विकास कैसे-कैसे हुआ? शुरुआत में अपभ्रंश से आप शुरू करेंगे, इसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसे व्याकरणाचार्यों ने मानक हिंदी को विकसित करने का प्रयास किया। खास तौर से आप सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी तक
अपनी बात को लाएंगे और छायावादी कवियों को भी इसमें जोड़ेंगे, साथ में नई कविता को भी जोड़ेंगे। तो एक लंबा इसका प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम आंसर राइटिंग करवाएंगे, बस आप क्वेश्चन ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न था कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा, आज राजभाषा की ज्यादा बात होती है, राष्ट्रभाषा को हम भावनात्मक रूप से मान लेते हैं कि हिंदी है, लेकिन आप याद करिए कि स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी का बड़ा रोल रहा और अलग अलग भाषा भाषी लोगों ने कहा कि अगर राष्ट्रभाषा के तौर पर कोई भाषा है तो वो हिंदी है। अलग अलग तिलक का भी रोल है, गांधी का भी रोल है, पंजाब में जो बहुत सारे व्यक्ति थे उनका रोल है, ठीक है। इसके ऊपर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पर बातचीत करते हुए गद्य का कैसे विकास हुआ है उस समय भी हमने बताया हुआ था कि जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी का भी काफी तेजी से प्रसार किया जा रहा था। कई समितियां बनाई गई थी, आपको याद आ गया होगा कि जी बिल्कुल आप कह रहे हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा से संबंधित बहुत सारी समिति बनाई गई थी और अलग अलग जगहों पे इसके अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा रहे थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति रही है, उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। इसका भी हम आंसर राइटिंग लिखवाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिट 1 के अंतर्गत कैसे सवाल बनते हैं वो जरूर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा फॉर्मेट कीजिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण के वैशिष्ट को स्पष्ट कीजिए। तो आपको संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि पर चर्चा करते हुए, क्रिया विशेषण पर चर्चा करते हुए, जो भी शब्द भंडार है, तद्भव, तत्सम, विदेशी, देशज, इन सब पर चर्चा करते हुए समास, संधि पर बात करते हुए पूरा क्लियर करना है कि क्या इसकी विशेषता रही है हिंदी व्याकरण की। ठीक, अगले कुछ प्रश्न है 5, उनके ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूछा गया कि मध्यकालीन अवधि के साहित्यिक अवदान को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर अवधि के विकास के रूप लेकर बात नहीं की जा रही, बल्कि इसमें साहित्यिक अवदान के बारे में चर्चा की जा रही है। तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा सूफी काव्य आ जाएगा, ठीक है, पूरा सूफी काव्य आ जाएगा। इसके बाद रामचरितमानस का जिक्र करते हुए इसके बाद की जितनी भी अवधि में रचनाएं की गई उन पर बात करते हुए आप साहित्यिक अवदान को स्पष्ट करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसका आंसर राइटिंग आपको बाद में दूंगा, लेकिन कम से कम आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को रखिए। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी की खड़ी बोली एवं नागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालिए। तो 19वीं शताब्दी यानी आप देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की जब से स्थापना हुई और उसमें जो भी लोग कार्यरत थे, इसके बाद पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कैसे खड़ी बोली का विकास हुआ और फिर नागरी लिपि के लिए जो आंदोलन चला। आप बीच में हिंदी उर्दू विवाद को भी शामिल करेंगे, साथ में मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के लिए जो एक अभियान चलाया था, हस्ताक्षर कराने वाला अभियान, 60,000 लोगों के माध्यम से उन्होंने, उस जमाने में जब व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया नहीं था, तब द्वार द्वार जाकर, घर घर जाकर उन्होंने सिग्नेचर कराया। कितना मेहनत का काम रहा होगा, कल्पना ही की जा सकती है। तो कुल मिलाकर सन 1904 ईस्वी के आसपास में अदालत में नागरी लिपि को मान्यता मिली और इसको लेकर फिर बाद में नागरी लिपि की वैज्ञानिकता को लेकर तमाम सुधार समितियां बनाई गई और लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो पूरा डिटेल से आपको लिखना है, ठीक है। मैं क्लू दे रहा हूं, आपको लिखना है। आप चाहें तो घर पे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और जो आपका मैंने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप चाहें तो उस आंसर को उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मेरे आंसर को और कोई नहीं जाने तो आप पर्सनली भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अपने नंबर को पर्सनली इसलिए नहीं बताता हूँ पब्लिकली इस टाइप से कि छोटी छोटी चीजों को लेकर विद्यार्थी फोन करने लगते हैं और आप जानते हैं कि हम 10:30 से लेकर 3:30 तक तो हम अपने जो भी दायित्व, हमारी जो प्राथमिकता है कि जिस वजह से मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ वहां पर हमें देना है, ठीक है। इसके बाद जो समय बच रहा है यहाँ पर देना है और यहाँ पर भी फुल टाइम ही देना है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप उस चीज को महसूस भी करेंगे। तो देखिए, इन सभी प्रश्नों को आप अपने से भी लिखना शुरू कीजिए और टाइम आपको क्या लेना है, ज्यादा नहीं। इन 10 प्रश्नों को आप कोशिश कीजिए कि एक सप्ताह में लिखकर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। जो ग्रुप है
उसमें आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप जुड़कर भेज सकते हैं। ठीक है, 1 सप्ताह का ये पूरा बनाइए, लिखिए, रोज 1-2 घंटा बैठकर लिखिए, तब आपको मजा आएगा। इसके बाद जब मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये चीजें जोड़ना चाहिए था और ये चीज हमने मिस की हुई है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के मानकीकरण को समझाइए। ये बड़ा ही प्रासंगिक क्वेश्चन है और मैं ये कहूँ कि लिखित जितने भी एग्जाम होते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आप अपने बीए और एमए के दिनों को भी याद कीजिए, तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि नया है, पुराना ही है, बस आपको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव मोड में थोड़ा सा जाना है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी भाषा के विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसको लेकर एक तरीके से जो प्रयोजन मूलक हिंदी में हम पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी भाषा क्या रही है, इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया था, तो उसका जिक्र करते हुए आपको पूरा आंसर लिखना है। और एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन से भी मिलता जुलता है कि मानक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। वही जो मैंने हम बताया कि संज्ञा सर्वनाम से लेकर कारक, संधि, समास, ठीक है, और जो भी शब्द भंडार है, उनका जिक्र करते हुए आपको लिखना है। अच्छा, ये जो यूनिट है, इसमें आपको टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि कोई भी इतिहास, कहानी, भूगोल आप लिख रहे हैं जिससे कि आपके नंबर कटेंगे ही। तो ये यूनिट जो है, इससे एकाहक सवाल ही रहेंगे। जैसे मैंने आपको 10 प्रश्न बताया, तो इसमें से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ये सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपके मन मुताबिक अगर प्रश्न आ जाता है, तो आप खुशी से उसको लिखना शुरू करेंगे। तो कम से कम आपके मन में इन प्रश्नों का एक प्रारूप तो होना चाहिए कि कैसे-कैसे सवाल बन सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं आंसर राइटिंग लिखवाऊँ या फिर बताऊँ, उसके पहले आपके दिमाग में इन प्रश्नों को डाल दूँ, ताकि आप जब भी फ्री रहें या फिर पढ़ाई करने के बाद बोरियत महसूस कर रहे हों, तो इन प्रश्नों को एक बार उलट-पलट लें कि अच्छा अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो हम इसको कैसे हल करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो एक दिन की तो बात नहीं है, आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सभी तथ्यों को अपने दिमागों में रखना पड़ेगा और साथ में पर डे 1 से 2 घंटे आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट का नंबर जुड़ेगा और इंटरव्यू का नंबर जुड़ेगा। स्क्रीनिंग में तो आप अनुमान से, तुक्का से, पूर्व अपने स्टडी से सवाल को सही कर लेंगे। 4 गुना में आने के बाद मेन फाइट तो यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसीलिए मैं लिखित परीक्षा पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इन प्रश्नों को आप लिखिए और अपना एक नोटबुक बना लीजिए। मेरे नाम से ही बना लीजिए, अनुराज हिंदी अकेडमी, और फिर लिखिए और लिखकर टेलीग्राम चैनल में आप डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि पर्सनली आपको व्हाट्सएप में डालना है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा हमें फ्री रहने की आदत रही है। तो फ़ोन इत्यादि करने से पहले आप एक बार मैसेज करेंगे कि मैं फलाँ हूँ, क्योंकि कई बार हम फ़ोन को अटेंड नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़रूरी अगर कोई मैसेज रहता है या फिर वैसे तो सारे बच्चे हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन चीज़ों को आप लोग समझिए। तो इसीलिए मैं नंबर देने में थोड़ा कतरा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि चलिए आप लोगों को परेशानी ना हो, तो जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं और जो भी इसमें कमियाँ रहेंगी, त्रुटियाँ रहेंगी, उसके बारे में मैं बताऊँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जिन 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है, उन पर मैं खुद आपको लिख कर बताऊँ कि कैसे इसका आंसर लिखना है। अच्छा, जाते-जाते आप लोगों के मन में ज़रूर आ रहा होगा कि कितने शब्दों में लिखना है। तो आप मान कर चलिए कि 10 नंबर का है, तो 150 शब्दों में आप अपने आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ठोस लिखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। बीए की कॉपियाँ मैं देखता हूँ, एमए की कॉपियाँ देखता हूँ, तो बच्चों के दिमाग में रहता है कि पूरा भरना है। 32 पेज की कॉपी है, तो बच्चे पूरा भरने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि कई टीचर पेज गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पेज इत्यादि नहीं गिनना है। यहाँ पर तो एक से एक महारत ही है। आपको उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है कि कैसे आपकी जो प्रस्तुति है, वो एग्ज़ामिनर के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, ये विद्यार्थी अच्छा है, ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने लायक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठोस लिखना है। तो मैं हूँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता रहूँगा।
तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।